हेलो बच्चों, मैं अमित सर। मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th, और उसमें चैप्टर नंबर 11 में ये लेक्चर नंबर हम लोग का 6 है। लेक्चर नंबर 6 से पहले लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। और आप जानते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के ही आधार पर आइंस्टीन साहब ने प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या किया था। अब उसी में हम लोग यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का स्थापित कीजिए। तो अच्छे से देखिएगा आइंस्टीन का प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या को। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इन्होंने कहा कि कोई धात्विक प्लेट की सतह पर प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में अवशोषित करता है। यानी अगर कोई धातु है तो वह जो प्रकाश आता है, तो वह प्रकाश जो ऊर्जा आता है वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में आता है। और उन्हीं छोटे छोटे पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू होती है। एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, अगर 2 फोटोन होगा तो 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। ये भी क्वांटाइज्ड होता है। यानी कभी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि 1.5 एच न्यू, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा पूर्णांक होता है। एक एच न्यू, 2 एच न्यू, यानी एन एच न्यू, जहाँ एन एक इंटीजर होगा। तो कहता है कि कोई भी अगर धातु के सतह है तो प्रकाश जो ऊर्जा है वह फोटोन के रूप में आता है। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। आप देख रहे हैं फोटोन की ऊर्जा बराबर एच न्यू होता है, तो वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक फोटोन एक समय पर एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराकर वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अगर यदि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त है, जो फोटोन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन उसी समय उसी क्षण सतह से बाहर आ जाता है। उसी क्षण इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर आ जाएगा। यानी आप जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रक्रम जो है बहुत ही तात्क्षणिक होता है और वह तीव्र गति से होने लगता है। तो ये पहला पॉइंट था। इसमें क्या कि प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में आती है। प्लेट जो है फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करता है। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक समय में एक इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ऊर्जा फोटोन से टकराकर संपूर्ण ऊर्जा फोटोन उसको दे देता है। अगर वह ऊर्जा पर्याप्त है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। दूसरा क्या है कि यदि दिए गए स्रोत की तीव्रता बढ़ा दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि ये तीव्रता कैसे हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे? तो दूरी, जो स्रोत है और जो सरफेस है, उससे दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो तीव्रता घट जाएगी, और दूरी को अगर कमा देंगे तो तीव्रता बढ़ जाती है। तो अगर स्रोत की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए तो फोटोन की संख्या भी बढ़ जाएगा। अब जितना अधिक फोटोन तो उतना इलेक्ट्रॉन को वह अधिक ऊर्जा देगा, तो उसको उतना उत्सर्जित करेगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होगा, संतृप्त धारा उतना ही अधिक प्राप्त होगी। ये सब तो जनरल बात हम लोग प्रयोग के आधार पर भी पढ़े थे। उसी चीज को एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन साहब ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, जिसके आधार पे हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण स्थापित करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। ये क्या कहता है कि हम पढ़ चुके थे कि किसी एक समय पर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। कोई भी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। यहाँ पर हम देखे थे कि एक समय में एक इलेक्ट्रॉन टकराकर वो अपना संपूर्ण ऊर्जा उसको स्थानांतरित करता है। तो ये जो संपूर्ण ऊर्जा उसको स्थानांतरित किया, तो ये फोटोन की जो ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉन को निम्न प्रकार से उपयोग में लिए जाती है। यानी जो फोटोन, ये जो ऊर्जा इस सरफेस पे आ रहा है, तो वह ऊर्जा किस किस कार्य में उपयोग की जाती है, इसको समझते हैं। ये ऊर्जा के संरक्षण नियम से होता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षित होता है। तो यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है किसी सरफेस पे, तो वह किस किस काम में होता है? तो फोटोन जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, वह पहले इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होता है वह मिनिमम ऊर्जा होता है, उसमें यूज होता है, उसमें प्रयोग होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। और तीसरा, उत्सर्जन से पहले टक्कर में व्यय ऊर्जा, इसमें होता है। ये जनरली आपको बहुत लोग नहीं लिख के देते हैं, लेकिन ये होता है।
फोटोन की जो ऊर्जा है वह 3 काम में होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में, और तीसरा जो उत्सर्जन से पहले जो टक्कर होती है तो उसमें भी कुछ न कुछ ऊर्जा व्यय होती है। तब फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं कि क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा एच न्यू। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपको पता होगा, वह आवश्यक ऊर्जा क्या होता है, याद है, फाई नॉट उसके वर्क फंक्शन के बराबर होगा, कार्यफलन के बराबर होगा आवश्यक ऊर्जा, प्लस में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और प्लस में उत्सर्जन से पहले आवश्यक टक्कर को अगर मान लिए, अगर हम क्यू मानते हैं तो ये क्यू में ये एच न्यू जो है ये 3 कामों में हो गया। यानी एच न्यू वर्क फंक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, और प्लस उत्सर्जन से पहले टक्कर में व्यय ऊर्जा के बराबर होगा। ये ऊर्जा के संरक्षण के आधार पे, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के आधार पर हम लिखते हैं। तो अब तीसरा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि हम मान लेते हैं कि यदि Q बराबर 0 है, यानी टक्कर में जो है व्यय ऊर्जा का मान मिनिमम है या नहीं के बराबर है, अर्थात इसमें कोई भी ऊष्मीय हानि नहीं होती है, तो वह तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस केस में अधिकतम होगी। अगर ये Q का मान 0 हो गया तो ये Ke उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एक फिगर के माध्यम से अगर हम बताएं आपको, तो इसको मिटा, तो देखिए कि अगर ये मान लीजिए कोई धातु का सरफेस है, धातु का सतह है, इस पे अगर ऊर्जा आया एच न्यू, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस से बाहर निकालेगा। सरफेस से बाहर निकालेगा, मिनिमम ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए, लेकिन और दूसरा काम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को वह गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो ये एच न्यू आ रहा है। तो यहाँ पर जो एच न्यू है वह काम क्या क्या किस किस में किया, तो वह एच न्यू वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सतह पर निकालेगा, उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान कराएगा, और उत्सर्जन में टक्कर में Q ऊर्जा व्यय होता है, तो इसको तो हम 0 मान लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के ई यानी गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा, अब इसको Q को अगर हम 0 मानते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में अधिकतम, अगर मान लीजिए यहाँ पर एच न्यू ऊर्जा आ रहा है और वह इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे निकालने के लिए फाई नॉट, ये तो फिक्स है कि इतना चाहिए ही चाहिए, और बाकी जो ऊर्जा बच गया वो सारा का सारा उस इलेक्ट्रॉन को गति कराने में लगा देगा। तो इस केस में वह गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस, ये फाई नॉट इधर चला जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस फाई नॉट। और इसी समीकरण को हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अब देखिए इस समीकरण को और भी हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, सारा ये प्रकाश विद्युत समीकरण ही कहलाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये समीकरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण। समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि ये जो अगर आवृत्ति, यदि मान लीजिए कि यदि न्यू जो है वह न्यू नॉट के बराबर, न्यू नॉट आपको पता है देहली आवृत्ति, न्यू नॉट को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यदि अगर प्रकाश की विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है, यानी कहने का मतलब वह जो न्यूनतम ऊर्जा जो आ रहा है, आवृत्ति वाला आ रहा है प्रकाश, वह न्यू नॉट के बराबर है, तो उस केस में वह जो विकिरण ऊर्जा है वह केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा उसमें, क्योंकि सारा का सारा ऊर्जा तो उसको बाहर निकालने में ही खर्च हो जाएगा, तो बाकी ऊर्जा तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो वह इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगा। तो इस केस में के ई मैक्स का मान क्या हो जाएगा, के ई का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण में पुट करें तो क्या हो जाएगा, 0 के ई मैक्स बराबर, तो न्यू की जगह पर हमें न्यू नॉट देना पड़ेगा, तो एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट।
तो न्यू नॉट बराबर अगर हम लिखें तो क्या बोल सकते हैं कि फाई नॉट बट्टा एच। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा कि देहली आवृत्ति बराबर वर्क फंक्शन बट्टा एच, प्लांक नियतांक। एक तो ये बात हो गया। दूसरा पॉइंट और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट इसमें और हम लिख सकते हैं कि आपको हम निरोधी विभव में बताए थे कि के ई मैक्स निरोधी विभव से संबंधित अगर हम करें तो बताए थे कि के ई मैक्स बराबर होता है ई भी नॉट, निरोधी विभव वाला। तो अगर इस समीकरण को अगर हम इसमें रखें, समीकरण 1 में रखें, तो क्या लिखेंगे, ई भी नॉट बराबर एच न्यू माइनस, हम फाई नॉट के जगह पर ये भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हम क्या लिख देंगे, निरोधी विभव वी नॉट बराबर हो जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा तो एच बटा ई न्यू माइनस एच बटा ई न्यू नॉट। ये इस समीकरण को भी हम कह सकते हैं, इस समीकरण को दूसरा समीकरण मान लीजिए, इसे भी हम प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं। और ये सभी का रूप बराबर ही है। आगे हम ग्राफ खींचने वाले हैं, उसके लिए हम समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए, समीकरण 3। ये संबंध, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण कहेंगे। लेकिन मूलतः ये है, कभी कभी इस काइनेटिक एनर्जी में ये भी दे सकता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो यहाँ पर किस पे निर्भर करेगा, वेलोसिटी पर, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो भी मैक्स के बराबर ही हो जाएगा। तो कभी कभी इसके स्थान पर ये भी लिख देता है, तो घबराइएगा नहीं, सारा का सारा एक ही बात हो गया। तो ये सारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके सहायता से वह कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम समझते हैं कि वह कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को, उसको हम देखते हैं। तो गौर से देखिएगा, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, यह हम जानते हैं, स्रोत की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। और गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब हम समझते हैं कि कैसे वह एक्सप्लेन किए हैं, कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द्रव्यमान ऋणात्मक होगा नहीं, और वेलोसिटी अगर मान लीजिए ऋणात्मक भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा, यहाँ से हम लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऋणात्मक नहीं हो सकती है का मतलब, तो ये निश्चित रूप से ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो एच न्यू जो है फाई नॉट से बड़ा होना चाहिए। एच न्यू का मान, ये ऋणात्मक नहीं है तो एच न्यू इससे बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी तो। ये बड़ा होना चाहिए फाई नॉट से, या ऐसे कह सकते हैं एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट से। एच हट गया तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इससे आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि आवृत्ति, जो प्रकाश की विकिरण की जो आवृत्ति है ये न्यू नॉट, अगर देहली आवृत्ति से अगर ये आवृत्ति अधिक है, तभी ही वह इलेक्ट्रॉन को धातु के सरफेस से बाहर निकाल सकता है, अन्यथा वह नहीं निकालेगा। तो यह मिनिमम, तो यह बात हो गया। अगर हम दूसरा बात करें कि ग्राफ अगर हम खींचना चाहे तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ हम किसके किसके बीच में खींचेंगे, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर सकते हैं। अब हम ग्राफ खींचने वाले हैं। ग्राफ खींचेंगे गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के मैक्स और आवृत्ति के बीच में। अब देखिए के मैक्स और आवृत्ति वाला समीकरण कौन है, तो हम समीकरण को देखते हैं। तो ये है, तो और अच्छे से देखिए तो y एक्सिस पर ये है और x एक्सिस पर आवृत्ति है न्यू है, ये x एक्सिस है। तो हम जानते हैं समीकरण y बराबर mx प्लस c, तो ऐसा रहता है। तो y बराबर mx और स्लोप हो गया इसका m, तो यहाँ पर स्लोप हो गया h, और c इंटरसेप्ट होता है वह माइनस फाई नॉट के बराबर है। तो अगर हम दो धातु लेते हैं, धातु A और B,
तो यह स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है फाई नॉट वह निगेटिव में है, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम ऐसा खींच सकते हैं, रेखिकता होगा, क्या कि स्ट्रेट लाइन होगा। दो धातु मान लेते हैं, धातु ए और ये धातु बी, धातु ए और धातु बी मान लिए, ठीक है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसका स्लोप टेन थीटा जो हो जाएगा, थीटा थीटा टेन थीटा जो हो जाएगा वह एच के बराबर होगा। वो तो सभी धातु के लिए समान होगा, लेकिन अंतर हो जाएगा इस फाई नोट पर। इस धातु का फाई नोट ये हो जाएगा फाई नोट ए, और इसका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा फाई नोट बी, वो अधिक ऋणात्मक होते जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फाई नोट बी जो है वह ग्रेटर देन फाई नोट ए है। तो ये समीकरण हो गया अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में, ठीक है। यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा h, और वह सभी धातु के लिए समान होगा। अगर हम यही ग्राफ अगर हम खींचे निरोधी विभव यानी V नॉट और आवृत्ति के बीच यानी न्यू के बीच, आवृत्ति के बीच न्यू नॉट और न्यू में संबंध ये, तो यहाँ भी देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो है c जो हो जाएगा ये फाई नॉट या h बट्टा ई न्यू नॉट हो जाएगा ये c, और ये h बट्टा ई उसका ढाल हो जाएगा h बट्टा ई, और ये सभी धातु के लिए समान होगा। तो इसका भी ग्राफ सेम टू सेम इसी के तरह होगा, सिर्फ स्लोप में अंतर हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेप्ट इसका h न्यू नॉट बट्टा ई, और बाकी ग्राफ इसी तरह से होगा ए और बी के लिए। सिर्फ यहाँ पर जो है आप स्लोप चेंज कर, इंटरसेप्ट चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर ये जो थीटा हो जाएगा यहाँ पर h के बराबर था तो यहाँ h बट्टा ई हो जाएगा। तो ये स्थापित हो गया। आप एग्जाम में ये यहाँ तक समीकरण को स्थापित कर सकते हैं, इतना काफ़ी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।